हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं, हिस्ट्री टॉपिक चल रहा था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में 2 वीडियो हम लोग देख चुके थे और आज ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और होगा गुप्त साम्राज्य का और वहाँ पर ये लास्ट हो जाएगा। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं क्या है। इस वीडियो में है गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर, है ना। गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर, गुप्त साम्राज्य में गुप्त के काल में जो मंदिर बनाई गई उसके बारे में, और वो मंदिर कहाँ पर है अवस्थित, उसके स्थान के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। सबसे पहले है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर, और ये कहाँ है, तिगवा में। विष्णु मंदिर तिगवा, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है मित्र, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है कि ये मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो ठीक है, तो विष्णु मंदिर कहाँ है, तिगवा, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट है शिव मंदिर, है ना। शिव मंदिर ये है भूमरा में। भूमरा जो नागौदा है मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश में ही है लगभग तीनों। तो ये कौन सा हो गया, 4 गो है मध्य प्रदेश में। देखिए आप, शिव मंदिर, भूमरा, नागौदा मध्य प्रदेश। और आगे है पार्वती मंदिर, है ना। पार्वती मंदिर नैना, है ना, नैना कुठार। पार्वती मंदिर कहाँ है, नैना कुठार, ये भी मध्य प्रदेश में है। और आगे है दशावतार मंदिर। कौन सा है मित्र, दशावतार मंदिर, ये है देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में, है ना। दशावतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है और ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है शिव मंदिर। एक और शिव मंदिर देखिए यहाँ है, ये है खोह में, ये नागौद मध्य प्रदेश। नागौद मध्य प्रदेश, ये भी नागौदा मध्य प्रदेश, और यहाँ भी नागौदा ही होना चाहिए, नागौदा मध्य प्रदेश। तो ये भी शिव मंदिर खोह नागौदा मध्य प्रदेश में। और यहाँ भी एक शिव मंदिर है भूमरा में, नागौदा मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, और पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। तो ये सारा जो गुप्त कालीन मंदिर था, है ना, उसको हम लोग पढ़े कौन सा मंदिर कहाँ अवस्थित है। एक तरफ मंदिर था और एक तरफ स्थान था। ठीक है, अब देखिए और आगे देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या क्या है। ये देखिए भीतर गांव मंदिर, ये है ना, भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर। भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर, ये है भीतर गांव कानपुर। भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश, ईंटों द्वारा निर्मित है। ये मंदिर जो है भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर, है ना, भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर, ये मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित है। और ये भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है, भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है ये मंदिर, भीतर गांव मंदिर। ये छूट गया था यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद से एक एक पॉइंट देखते जाएंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या क्या है, और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सिंचाई के लिए रहट, सिंचाई जो होती थी गुप्त साम्राज्य में, वो रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए या तो रहट का उपयोग करते थे लोग, या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, है ना। गुप्त साम्राज्य में श्रेणी के प्रधान को क्या कहते थे, ज्येष्ठक, है ना मित्र। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता है, ज्येष्ठक। और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन जो क्षिप्रा नदी किनारा है ना, गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो कौन होगा, उज्जैन। उज्जैन जो है गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। आगे देखते हैं। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। गुप्त राजाओं ने क्या किया, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। तो गुप्त साम्राज्य में जो स्वर्ण मुद्राएं बनाई गई, उनके अभिलेखों में उन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया, दिनार कहा गया। एक बार देख लेते हैं। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कहेगा निम्नलिखित में से किस शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्काएं जारी की, स्वर्ण मुद्राएं जारी की, तो क्या बोलना है, गुप्त शासकों ने। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है, दिनार कहा गया है। इनकी गुप्त साम्राज्य में जो स्वर्ण मुद्रा चलाए गए, उनको अभिलेखों में क्या कहा गया है मित्र, दिनार कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन, कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में, किसमें, याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। तो कायस्थों का सर्वप्रथम जो वर्णन मिला है वो किसे मिला है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिला है। आगे देखते हैं। विंध्य जंगल में
है ना। विंध्य जंगल में सवर जाति, विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ये क्या कह रहा है, विंध्य जंगल जो था गुप्त साम्राज्य में, वहां होता हुआ कुछ ऐसा, विंध्य जंगल में सवर जाति के जो लोग थे वो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। आगे देखते हैं, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुरंत याद कर लीजिए। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त, है ना, में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख में, किस अभिलेख में, ऐरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। देखिए मित्र क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब मिला, 510 ईस्वी में, मतलब महिलाएं सती हुआ करती थी, इस चीज का प्रमाण कब मिला, 510 ईस्वी में। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में, और वो कैसे मालूम हुआ, तो ये भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख, भानुगुप्त जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे, इनके ऐरन अभिलेख से मिलता है। उसमें जिक्र है जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु, मतलब कोई इसमें जिक्र है उस अभिलेख में किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। मतलब कोई भोजराज होगा उस समय, उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी ने सतीत्व धारण कर लिया या फिर सती हो गई, इस चीज का उल्लेख जो है सबसे पहले कहाँ मिला, 510 ईस्वी में, और भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख में पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिला कि हाँ उस समय महिलाएं सती हुआ करती थी। तो कब मिला, 510 ईस्वी में, भानुगुप्त के किस अभिलेख में, ऐरन अभिलेख में, है ना। भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें क्या है, भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, है ना। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को गणिका कहा जाता था, और वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। वृद्ध वेश्या, जो वेश्याएं वृद्ध होती थी, उनको कुट्टनी कहा जाता था। और गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला होती थी, वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, है ना, गणिका कहा जाता था। आगे देखते हैं, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त सम्राट जो है किस धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया, है ना। कहेगा निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में वैष्णव धर्म उसका राजधर्म था, तो गुप्त साम्राज्य में। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। किसे, वैष्णव धर्म को राजधर्म किसने बनाया, तो गुप्त साम्राज्य के शासकों ने, है ना। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़, विष्णु का वाहन जो गरुड़ होता है, यह गुप्तों का, मतलब गुप्त वंश वाले शासकों का राज चिन्ह था। क्या था, राज चिन्ह था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, ध्यान से देखें इसको। गुप्त सम्राट में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये बात तो मालूम है कि गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और गुप्त सम्राट ने क्या किया, वैष्णव धर्म को अपना राजकीय धर्म बनाया, है ना, राजधर्म बनाया। तथा विष्णु का वाहन कौन होता है, गरुड़ होता है, और वही गरुड़ जो है गुप्त साम्राज्य के शासकों का क्या था, एक राज चिन्ह था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण, देखिए गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़, कहाँ, देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर। कौन सा है, दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर है। यह कहाँ है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। देखिए मित्र क्या कह रहा है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष, गुप्त काल में वैष्णव धर्म का जो संबंधित जो अवशेष है वो कहाँ है, देवगढ़ और जिला ललितपुर, है ना। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। कौन है, दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर, और यह दशावतार मंदिर जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और दशावतार मंदिर जो, यह जो दशावतार मंदिर है, यह गुप्त काल के वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है ना।
गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है यह दशावतार मंदिर, और यह मंदिर कहाँ है? देवगढ़ जिला ललितपुर में स्थित है। देवगढ़ जिला ललितपुर में स्थित है। आगे बढ़ता हूं, और यह नदी कहाँ है? बेतवा नदी के तट पर। यह मंदिर, दशावतार मंदिर जो है ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और ये मंदिर क्या है? तो वैष्णव धर्म का जो है सबसे बड़ा अवशेष है जो देवगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना इसका हम तारीफ करें उतना ही कम है। आप देखिए, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। अजंता में निर्मित जो 29 गुफाएं हैं उनमें से वर्तमान में कितनी है? केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 मतलब 16 और 17, गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा 16 और 17 क्या है? गुप्तकालीन है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफा में से वर्तमान में कितना है? 6 गुफा है। वर्तमान में 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन, गुफा संख्या 16 में क्या है? उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी। मरणासन मतलब हुआ मृत्यु की अवस्था में सोई हुई राजकुमारी, मतलब ऐसी राजकुमारी जो मरणासन अवस्था में है, मतलब मृत्यु के बहुत करीब है। तो वही कह रहा है, गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। मतलब वह चित्र जो राजकुमारी का बनाया गया है, मरणासन राजकुमारी का जो चित्र बनाया गया है वह बेहद प्रशंसनीय है। तो ठीक है, अजंता में निर्मित कुल कितनी गुफाएं? 29 गुफाओं में वर्तमान में कितना रह गया शेष? 6 गुफा रह गया है, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 जो है गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में क्या है? एक उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का एक चित्र है जो प्रशंसनीय है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि गुफा संख्या 16 में किसकी तस्वीर है? तो मरणासन राजकुमारी की। और क्या अजंता की 29 गुफाओं में से जो शेष 6 है उनमें से कौन कौन गुप्त काल में बनाई गई है? तो 16 और 17, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 जो है ये गुप्तकालीन है, गुप्त काल में बनाई गई है। और इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का है जो पसंद है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मित्र। अब यहाँ 3-4 पॉइंट है, थोड़ा आगे देख लेते हैं। गुफा संख्या 17, अब 17 का चर्चा कर रहा है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या जो देखिए 16 में तो मरणासन राजकुमारी का हो गया जो प्रशंसनीय है, और गुफा संख्या 17 में क्या है? चित्र। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया? चित्रशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत हैं। देखिए, तो गुफा संख्या 17 में क्या है? गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया? चित्रशाला। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और चित्रशाला जो चित्रशाला कहा गया है, इस चित्रशाला में क्या है? बुद्ध के जन्म, मृत्यु, महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण है ना। बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। किसमें? तो 17 में है ना। गुफा संख्या 17 में पूछा जाएगा भगवान बुद्ध का जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की से संबंधित चित्र जो है किस गुफा में बनाया गया है? तो गुफा संख्या 17 में बनाया गया। गुफा संख्या 17 में। और गुप्त काल में बनाई गई गुफाओं की संख्या कितनी है? 2, जो 16 और 17 है। गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 जो गुप्त काल में बनाई गई है। तो वही कह रहा है 17 में जो है 17 के चित्र को क्या कहते हैं? चित्रशाला कहा जाता है। और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, जितना इसकी तारीफ किया जाए कम है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा, किस शाखा? महायान शाखा से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो ये है महायान शाखा। बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, आप लोगों ने पढ़ा है, महायान शाखा और हीनयान शाखा। तो ये जो है अजंता की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है ना। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। 16 और 17 तो गुफा संख्या 16 और 17 तो बनाई ही गई है गुप्त काल में, लेकिन एक गुफा और भी है गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा भी है, जिसको बोलते हैं बाघ की गुफा, जो बाघ नामक स्थान पर वो गुफा बनाया गया है, इसलिए उसको बाघ की गुफा भी कहा गया है। और ये बाघ कहाँ है?
ये है जिला धार मध्य प्रदेश, मतलब ये स्थान जो है मध्य प्रदेश के जिला जो धार है वहीं पर ये बाघ नामक स्थान था, और वहीं पर गुप्त काल में जो है एक बाघ नामक गुफा बनाई गई है ना। इनका स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी, है ना। बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर, क्या कह रहा है, गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहेगा कालिदास किसके समकालीन थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था, तो वो कालिदास थे। और आगे देख लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था, धन्वंतरी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य, है ना, आयुर्वेदाचार्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे वो कौन थे, धन्वंतरी थे। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास किनके समय में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय में, और जो आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे वो किनके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन भी कह सकते हैं, और इनके दरबारी भी थे। तो मित्र ये यहाँ तक हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य को देखा, और इसके बाद एक वीडियो और होगा गुप्त साम्राज्य पर, उस वीडियो में गुप्त साम्राज्य एंड हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।